हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आते रहें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, जब आपके साथ गलत करने वाला कोई अनजान हो, कोई बाहर वाला हो, तो आप उससे जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। मगर क्या हो जब वो कोई अपना हो, करीबी हो और मुश्किल हो जाए उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। कभी कभी जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात भी होता है। विश्वास और अविश्वास ये ऐसी दो धुरी हैं जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है। हम अपने जान पहचान वालों पर विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए। बिना विश्वास ना तो आप व्यापार बढ़ा सकते हैं, ना ही रिश्ते। लेकिन विश्वास की परिभाषा बदल जाती है जब आप किसी पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। सुनीता, जिसकी उम्र यही कुछ 43 साल के करीब है, एक मॉडर्न सोच की महिला है। उसके पति ने उसकी ज़िंदगी में इतना जहर घोल दिया था कि अब वो उसके साथ और रहना ही नहीं चाहती थी। उसका खुद का बड़ा लेडीज़ कॉर्नर और बुटीक है, इसीलिए उसे खुद की और उसकी बेटी की परवरिश करने में कोई ज़्यादा चुनौती नहीं है। दुख और ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से ऊब कर एक दिन वो अपने माता पिता से जाकर बताती है कि किस तरह उसके पति मनोज ने उसकी ज़िंदगी को नरक बना डाला है। वो अक्सर पी कर आता है और बिना वजह ही उसे और उसकी छोटी सी 7 साल की बेटी को मारता है। वो अब कुछ काम भी नहीं करता और घर का सारा पैसा जुए में और शराब में बर्बाद करने पर तुला हुआ है। माँ बाप से बेटी का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने कहा कि वो चाहे तो ऐसी ज़िंदगी से आज़ाद हो सकती है। जब ज़िंदगी में किसी का दखल बेवजह बढ़ जाए तो उसे बेदखल कर देना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। सुनीता का विश्वास अपने पति से दिन ब दिन घटता जा रहा था और फिर उसे मिला धीरज, जिसने उसे हिम्मत दी। धीरज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का व्यापारी था, इसलिए अक्सर उसकी सुनीता से मुलाकात होती रहती थी। इसी बीच वो दोनों करीब आए और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन धीरज सुनीता के केबिन में उसके सामने बैठा हुआ था और तभी उसने सुनीता के चेहरे पर लगे जख्मों को देखकर उसकी वजह पूछी। तो सुनीता ने अपनी निजी ज़िंदगी का कड़वा सच उसे बता दिया कि कैसे उसके पति ने उसकी ज़िंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। उसकी बातें सुनने के बाद धीरज ने उसे कहा, इस तरह घुट घुट कर जीना कहाँ तक सही है सुनीता। तुम दिल के ज़ख्मों को तो छुपा लोगी, मगर इन ज़ख्मों को कैसे छुपाओगी जो हर रोज़ मनोज तुम्हें देता है। इस पर सुनीता ने कहा, धीरज, ज़िंदगी कोई कागज़ पर लिखी कहानी नहीं जिसे जब चाहे मिटा दिया जाए। मेरी 7 साल की एक बच्ची है, मेरे लिए ये सब आसान नहीं है। धीरज आहिस्ता से उठा और घूमते हुए सुनीता के नज़दीक आ गया और उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोला, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है। एक औरत जो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है, उसके लिए खुद की और अपनी बेटी की ज़िंदगी को संवारना कोई बड़ी बात तो नहीं है। देखो सुनीता, सब तुम्हारे साथ हैं। या तो अपने उस बेपरवाह पति के साथ तिल तिल मरती रहो, या फिर उस घर की दहलीज को लांग कर ज़िंदगी को एक नई दिशा दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सुनीता की आंखों से आंसू आ गए तो धीरज ने अपने रुमाल से उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देखो सुनीता, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त की तरह। उसके बाद धीरज वहाँ से चला गया और सुनीता गुस्से में बस यही सोच रही थी कि अब बस बहुत हो गया, अब और नहीं। उसने अपनी कज़न गीता को कॉल किया और उसे मिलने के लिए कहा। कुछ देर में गीता उसके पास आ गई। उसने गीता से अपनी सारी मुश्किलें साझा की। उसने भी उसे वही सलाह दी जो धीरज और उसके माता पिता ने दी थी। वो अब खुली हवा में सांस लेना चाहती थी, इसलिए आखिरकार उसने एक दृढ़ निश्चय किया और अपनी बेटी के साथ अपने पति मनोज से अलग हो गई। इस दरमियान धीरज उसके करीब होता चला गया और वो दोनों एक दूसरे की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें पूरी करने लगे। सुनीता की बेटी अब 17 साल की हो चुकी थी। वो कॉलेज जाने लगी थी। जिंदगी इसी तरह सामान्य चल रही थी, लेकिन सुनीता अंदर ही अंदर घुट रही थी। इस तरह का रिश्ता अब उसे असहज महसूस करवा रहा था, लेकिन वो जानती थी कि यह रिश्ता शायद इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि धीरज खुद भी शादीशुदा था और उसकी भी 2 बेटी थी। लेकिन दिल भारी करके एक दिन सुनीता ने धीरज से कहा, धीरज, इस तरह अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बेटी अंजलि अब बड़ी हो गई है, मेरा तलाक भी हो चुका है।
मैं नहीं चाहती कि हमारे इस रिश्ते से और लोगों की बातों से अंजलि की ज़िंदगी पर कोई गलत असर पड़े, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। धीरज उसे दो टूक देख रहा था और उसके हाथों में अपने हाथ रखते हुए कहा, सुनीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 साल से हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तुम बेकार ही बीच में ही टोकते हुए। सुनीता ने कहा, धीरज, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो हम शादी कर लेते हैं या इस रिलेशनशिप को यहीं पर रोक देते हैं। धीरज ने उसके हाथों को दबाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सुनीता, और हर कदम पर तुम मुझे अपने साथ पाओगी। सुनीता ने बड़ी मासूमियत से कहा, धीरज, इस साथ का मुझे नाम चाहिए, एक मतलब चाहिए। धीरज ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद बोला, सुनीता, तुम तो जानती हो ना, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, फिर भी यकीन करो मैं उन्हें मनाऊंगा, लेकिन तुम्हें ज़रूर अपनाऊंगा। आखिरकार धीरज ने घर जाकर खुले शब्दों में अपनी बीवी सरिता से कह दिया कि वो किसी और से यानी सुनीता से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सब सुनने के बाद सरिता के जैसे होश फाख्ता हो गए। उसने कहा, धीरज जी, आप क्या कह रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी 2 बेटियां हैं, एक 17 साल की और एक 19 साल की, और आप ऐसी बेहुदा बातें सोच भी कैसे सकते हैं? धीरज ने कहा, देखो सरिता, मैं सुनीता से प्यार करता हूँ। मेरे दिल की बात मैंने सच सच बता दी है और मैं तुमसे इजाज़त नहीं मांग रहा हूँ, बस अपना फैसला सुना रहा हूँ। अब तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, या तो मेरी बात समझ जाओ या फिर कोई और रास्ता निकालो। शादी तो मैं करके ही रहूँगा। सरिता रोने लगती है। ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर वो मजबूर थी और आखिर उसने धीरज को इजाज़त देते हुए कहा, ठीक है धीरज, अगर आपकी ज़िद है तो आप कर लो उससे शादी, मगर उस औरत को हम कभी इस घर में नहीं दाखिल होने देंगे। समझे आप? धीरज ने कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। धीरज का चेहरा खिल गया। उसने जब ये बात सुनीता को बताई तो वो भी बेहद खुश हुई। उसकी ज़िंदगी का एक ख्याली हिस्सा भरने जा रहा था। उसने अपनी इस खुशी को सबसे पहले अपनी दोस्त, अपनी कज़िन गीता को बताई। गीता भी ये जानकर खुश हुई कि उसकी बहन की ज़िंदगी का सूनापन जल्द ही मिट जाएगा। अपने बिखरे सपनों के साथ अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सुनीता ने अपने माता पिता को बताया कि वो धीरज से शादी करना चाहती है। सुनीता के पिताजी धीरज को जानते थे। जब भी धीरज घर आता था उसके पिता अक्सर धीरज से मिला करते थे, लेकिन आज बात छोटी सी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी उम्र के तजुर्बे से अपनी बेटी सुनीता को समझाते हुए कहा, बेटी, शादी करना बुरी बात नहीं है, मगर ज़रा सोचो, जो इंसान अपनी बीवी के रहते हुए तुम्हें स्वीकार कर ले, क्या वो एक अच्छा इंसान हो सकता है? क्या वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ इंसाफ कर रहा है? क्या वो तुम्हारे साथ इंसाफ कर पाएगा? सुनीता ने कहा, पिताजी, मैं धीरज से प्यार करती हूँ। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। हमारे बीच कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस बार उसकी माँ ने कहा, बेटी, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि धीरज एक अच्छा इंसान नहीं है, मगर ज़रा सोचो, तुम्हारी अंजलि 17 साल की हो गई है। क्या तुमने उससे उसकी राय ली? सुनीता ने कहा, माँ, अंजलि इस बारे में जानती है, मगर वो उन्हें पसंद नहीं करती। शायद उसे अभी तक अच्छे बुरे की समझ नहीं है, मगर मेरी भी तो ज़िंदगी है ना, और धीरज एक अच्छा इंसान है। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे या अपने परिवार के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। सुनीता के पिता ने कहा, बेटी, तुम जिंदगी और उम्र के उस पड़ाव में हो जहां तुम अपना अच्छा या बुरा खुद सोच सकती हो, मगर मेरा तजुर्बा कहता है कि वो इंसान भरोसे के लायक नहीं है। तुम ऐसे कैसे किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास कर सकती हो? इस पर सुनीता ने कहा, माँ, पिताजी, जैसा कि आपने कहा, मैंने वाकई बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है और आशा करती हूँ कि अंजलि भी मेरी बात समझेगी। सुनीता आज घर पर ही थी क्योंकि आज वो धीरज से कोर्ट मैरिज करने वाली थी। उसने अंजलि को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा यकीन करो, वो एक अच्छे पिता साबित होंगे। मैं उन्हें अरसे से जानती हूँ। इस पर अंजलि ने कहा, माँ, आप पर उस इंसान ने जादू कर दिया है, मगर वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। जिस नज़र से वो मुझे देखता है मुझे घिन आती है। लेकिन अगर आपने आंखें मूंद ली हैं और उस पर अंधा विश्वास करती हैं तो ज़रूर उससे शादी कर लीजिए, मगर वो इस घर में नहीं रहेगा। अंजलि की बात पर सुनीता ने कहा, इतनी सी उम्र में ये तुम्हारी कैसी सोच है बेटा? वो तुम्हारे होने वाले डैड हैं, इस रिश्ते का तो लिहाज रखो। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं। आप उनकी नज़र में अपने लिए तो प्यार देख पा रही हैं, मगर उनके दिल में मेरे लिए जो गंदगी और हवस भरी है वो नहीं देख पा रही हैं। आखिर मैं किससे कहूँ? अगर आप मेरी नहीं सुनेंगी तो
अंजलि की बात होते ही सुनीता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, डोरबेल बजने लगी। दरवाज़ा खोलने पर सामने गीता थी। गीता ने सुनीता को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, वाह क्या बात है, मैडम तो आज बहुत खुश लग रही हैं। उसके बाद गीता की नज़र अंजलि पर पड़ी तो उसने पाया कि अंजलि खुश नहीं है। गीता जानती थी कि अंजलि इस शादी से खुश नहीं है, इसलिए उसने अंजलि की ओर एक हल्की सी मुस्कान देने के बाद वापस सुनीता से कहा, मैडम जल्दी करें, मेरे होने वाले जीजू कोर्ट पहुंच चुके होंगे और अंकल आंटी भी निकल चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मजिस्ट्रेट साहब ही उठ जाएं। सुनीता पहले से ही तैयार थी। उसने अंजलि की तरफ देखा तो अंजलि सीधे अपने रूम में चली गई। सुनीता और उसकी कज़न गीता कोर्ट के लिए निकल गई। कोर्ट में धीरज और सुनीता के माता पिता पहले से ही मौजूद थे। चंद कागजी कार्रवाई के बाद सुनीता और धीरज ने एक पेपर पर दस्तखत किए और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, सारे लोगों ने तालियां बजाकर उनको बधाई दी। गीता ने भी मिठाई उठाकर सबका मुंह मीठा करवाया। कुछ रोज गुजर चुके थे, सब अपना वादा निभा रहे थे। सुनीता को धीरज ने अपने घर नहीं आने दिया और सुनीता ने धीरज को अपने घर। लेकिन धीरज अक्सर सुनीता के घर तब जाता जब वो ऑफिस में होती। उसके आने से अंजलि बेहद असहज हो जाती थी। जहां धीरज 48 से 50 साल का एक ऐसा इंसान था जो बुढ़ापे की दहलीज में खड़ा था, वहीं अंजलि महज 17 साल की बच्ची थी। आज भी वो सुनीता की गैर मौजूदगी में डोरबेल बजा रहा था और अंजलि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, अरे बेटी, तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो, ये देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अंजलि बस एक पैजामे और टी शर्ट में थी। वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि वो किसी की नज़रों में उसके लिए क्या मंशा है पढ़ सकती थी, मगर रिश्ते के लिहाज करना उसकी मजबूरी थी। आखिर सौतेला ही सही, मगर वो उसका बाप था। उसने देखा धीरज के हाथ में एक गिफ्ट पैक है। जो अब तक धीरज उसकी ओर बढ़ाए खड़ा था, अंजलि ने गिफ्ट अपने हाथ में ले लिया। इस पर धीरज ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, देखोगी नहीं इसमें क्या है। अंजलि यह महसूस कर रही थी कि उसकी पकड़ उसके बाजू से सरक कर नीचे कमर तक आ गई थी। वो झट से दूर हट गई और उसके द्वारा दी गई गिफ्ट को खोलकर देखने लगी। उसमें एक जोड़ी कपड़े थे। उसने गुस्से से कपड़े को एक साइड में फेंक दिया और गुस्से से ही धीरज की तरफ देखने लगी। धीरज ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कपड़े पसंद नहीं आए? इतने प्यार से लिया है, पहनकर देखो, तुम पर बहुत जचेंगे। सच कह रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने अंजलि के कंधे पर हाथ रख दिया। अंजलि ने एक झटके से उसके हाथ को हटाते हुए कहा, देखिए आप मेरी मम्मी के हस्बैंड हैं, मगर मैं आपको अपना पापा नहीं मानती। तो आइंदा से मुझे बेटी कहने की या जब माँ घर पर ना हो तब आने की कोशिश मत कीजिएगा, समझे आप? इस पर धीरज ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ और इस घर में जब चाहूँ आ सकता हूँ। इतना कहने के बाद धीरज वहाँ से चला गया। कुछ घंटे के बाद सुनीता घर आई और उसने गुस्से में अंजलि से कहा, ये क्या है अंजलि, वो इतने प्यार से तुमसे मिलने आए थे, उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिया और तुमने उन्हें जलील कर दिया। बेटा इतना घमंड अच्छा नहीं है। इस पर अंजलि ने तपाक से कहा, आप चाहती थी ना कि वो आए तो मैं उस आदमी से मिलूं। मैंने वैसा ही किया, मैंने उससे गिफ्ट लिया और रख दिया। इस पर सुनीता ने अंजलि के बगल में बैठते हुए उसे प्यार से समझाते हुए कहा, अंजलि तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतने प्यार से कपड़े लेकर आए थे, अपनों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है बेटा, कपड़े ही है ना। अंजलि गुस्से में खड़ी हो गई और कहा, माँ ये कपड़े हैं, इतनी छोटी ड्रेस, वो आदमी ऐसा क्यों करता है माँ? सुनीता ने गुस्से से कहा, बेटा वो आदमी क्या लगा रखा है, वो तुम्हारे पिता हैं। अंजलि ने कहा, हाँ मगर सौतेले। सुनीता ने कहा, बेटा मैं मानती हूँ कि वो तुम्हारे सौतेले पिता हैं, मगर उनका तुम पर भी हक बनता है ना। वो सिर्फ तुम्हें खुश देखने के लिए कपड़े लाए थे। अंजलि की आंखों में गुस्से से आंसू आ गए। उसने कहा, इतने छोटे कपड़े माँ, वो आदमी सिर्फ मेरी बॉडी देखना चाहता है। इस पर सुनीता को भी गुस्सा आ गया। उसने ज़ोर से अंजलि के बाजुओं को जकड़ते हुए कहा, दिमाग में सिर्फ कचरा भर रखा है, ज़रा खुले दिमाग से सोचो। वो शायद समझते होंगे कि तुम यानी आज के ज़माने की लड़कियों की यही पसंद है। थोड़ा तो लिहाज करना सीखो। इतना कहने के बाद सुनीता गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। कुछ रोज़ यूं ही गुजर गए। आज धीरज गीता के ऑफिस में आया हुआ था। गीता से मिलते ही उसने कहा, अरे गीता कैसी हो? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें भी घर तक छोड़ दूँ। गीता ने हंसकर उसका अभिवादन किया और उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई और कहा, क्या बात है जीजू, आज तो बड़े परफ्यूम मार के निकले हैं। गाड़ी चलाते हुए ही धीरज ने कहा, ऐसी बात नहीं है गीता, वो तो मैं अक्सर लगाता हूँ। और बताओ राजीव का क्या हाल है, फ़ोन वोन करता है कि नहीं? सुना है 1 साल से बाहर है। इस पर गीता ने कहा, हाँ जीजू,
बात तो रोज़ होती है, जल्दी ही आने वाले हैं। इस पर धीरज ने कहा, बहुत अकेलापन महसूस करती होंगी ना तुम उसके बिना। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो है, उनकी कमी खलती ही है। इस पर धीरज ने कहा, गीता अकेलापन बहुत ही खतरनाक और डिप्रेसिव होता है। इस पर गीता ने कहा, हाँ जीजू होता होगा, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। चलो मेरा घर आ गया, फिर मिलती हूँ। थैंक्स। इस पर धीरज ने गाड़ी रोककर गीता को कहा, ठहरो। गीता कार का दरवाज़ा खोलते हुए रुक गई और धीरज की तरफ देखने लगी। धीरज ने बड़े सधे हुए शब्दों में कहा, गीता तुम्हें पता है, कभी कभी मैं भी बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब भी कुछ कमी है। तुम तो अपनी कज़न को जानती हो ना, हम साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। गीता ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, आप क्या कहना चाहते हो जीजू? धीरज ने आगे कहा, कुछ नहीं, बस यही कि मुझे लगता है कि हमें मिलते रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए, ताकि हम दोनों अपनी मुस्कुराहट और अपने अकेलेपन को बांट सकें। गीता ने दरवाज़ा खोला और फीकी मुस्कान से कहा, ओके जीजू, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं खुश हूँ, आप मेरी चिंता ना करें। इधर सुनीता अंजलि को मनाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था। उसने अंजलि को समझाते हुए कहा, बेटा चलो मान गई तुम्हारी बात, अब से वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाएंगे। ओके चलो अब खाना खा लो, चलो चलो। इतने कहने के बाद सुनीता अपने हाथों से निवाले उसके होंठों तक ले गई, तो अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंजलि ने पहला निवाला लिया ही था कि सुनीता का मोबाइल बजने लगा। सुनीता ने देखा गीता कॉल कर रही है, तो उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया और कहा, हाँ गीता कैसी हो, बड़े दिनों के बाद याद किया। तो दूसरी ओर से गीता ने कहा, सुनीता क्या जीजू से तुम्हारी कोई अनबन हुई है? तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? इस पर सुनीता ने कहा, नहीं तो कोई अनबन नहीं हुई वैसे। क्या बात है? गीता ने कहा, पता नहीं क्यों मगर आज धीरज जीजू मेरे ऑफिस आए थे, मुझे घर तक लिफ्ट भी ऑफ़र की, पहले भी कर चुके हैं। बीच में ही सुनीता ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, उन्होंने बताया है। इस पर गीता ने कहा, सुनीता पता नहीं कैसे कहूँ मगर जीजू मुझे आज कुछ इशारा देने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं मुझे ये बात तुम्हें बतानी चाहिए भी या नहीं। उसके बाद गीता ने कार वाली सारी बात सुनीता को बता दी। सुनीता का ये सब सुनकर दिमाग ख़राब हो गया। शांत सी होकर जब उसने अपनी बेटी अंजलि की तरफ देखा, तो वो पुणे गुमसुम सी अपना खाना खा रही थी। पूरी रात सुनीता अपनी करवटें बदलती रही, लेकिन उसने धीरज को फ़ोन करने से बेहतर मिलना सोचा। इसलिए दूसरे रोज़ वो सीधा धीरज के ऑफिस गई और धीरज से मिलते ही उससे पूछा कि आखिर गीता ने ऐसा क्यों कहा। इस पर धीरज ने चौंकते हुए कहा, क्या? इस गीता की प्रॉब्लम क्या है? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं उससे साथ कुछ ऐसा वैसा करना चाहता हूँ? वो पागल हो गई है क्या? और उसके साथ साथ सुनीता तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो गया? सुनीता ने बड़ी ही सादगी से कहा, मैंने तो वही कहा जो उसने मुझे कहा। इस पर नाराज़गी जाहिर करते हुए धीरज ने कहा, सुनीता क्या तुम जानती हो, तुम्हारे घर वालों ने ना मुझे कभी भी अपना समझा ही नहीं। मुझे हमेशा ये एहसास हुआ है कि वो लोग हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गीता गीता भी असल में यही कर रही है, हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। सुनीता ने उसकी बातों को सुनने के बाद धीमी आवाज़ में कहा, धीरज उसने तो मुझे ये भी बताया कि आप बहुत अकेलापन महसूस करते हो। धीरज मेरे होते हुए क्या आप अकेलापन? बीच में ही उसे रोकते हुए धीरज ने अपने दोनों हाथों से उसके गालों को थाम लिया और कहा, तुम ऐसी बेकार की बातें सोच भी कैसे सकती हो सुनीता? मैंने तुम्हारी ज़िंदगी को सहारा नहीं दिया है, बल्कि तुमने मेरी ज़िंदगी को एक नई वजह दी है, संवारा है मेरी ज़िंदगी को। इतना कहते हुए धीरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सुनीता मैं जानता हूँ कि गीता ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो दिल ही दिल में तुमसे जलती है। सुनीता भी जज्बाती हो गई और वो धीरज से रात को खाने पर आने के लिए कहकर चुपचाप वहाँ से घर की ओर चल दी। मगर उसी दफ्तर का एक नौजवान कर्मचारी सुनीता के गमज़दा चेहरे को देख रहा था। शाम ढलने लगी और रात के अंधेरों ने जब लगभग हर रंग को अपने कब्जे में ले लिया, बाहर बालकनी में अंजलि खड़ी दुनिया की भीड़ की रफ्तार को देख रही थी। वहीं अंदर डाइनिंग हॉल में धीरज और सुनीता एक दूसरे को निहारते हुए खाना खा रहे थे। और तभी सुनीता ने धीरज से कहा, धीरज अंजलि के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। धीरज ने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है? होता है, वो कमसीन है, बच्ची है, और अभी वो उम्र के जिस पड़ाव पर है बदलाव आते ही हैं, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। प्लीज़ तुम इन सब बातों को इतनी संजीदगी से मत लो और उसे समझने की कोशिश करो।
सुनीता ने कहा, धीरज पता नहीं वो क्यों ऐसी बातें करती है मेरा दिल दुखाने के लिए। तुम्हें पता भी है वो कैसे? धीरज ने उसे बीच में ही टोक कर कहा। सुनीता, वो इतना कुछ पढ़ती है, इतना कुछ देखती है, कहानियाँ तो बनाएगी ना, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। प्लीज़ इन सब बातों को तुम अपने दिमाग में मत रखो, टेंशन मत लिया करो, बस खुश रहो क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। दूसरी ओर अंजलि का दिमाग रिश्ते के इस बवंडर की कशमकश की कश्तियों की तरह हिचकोले खा रहा था और उसे अंदर ही अंदर घायल कर रहा था। और वो बस यही सोच रही थी कि उसकी माँ उसे क्यों नहीं समझ रही है। आखिर क्यों वो बस वही देखना चाहती है जो वो आदमी उसे दिखाना चाहता है। आखिर एक बेटी के लिए उसकी माँ से बड़ी दोस्त कौन हो सकती है। मैं किससे कहूँ मेरे दिल की बात कि मैं कितना असहज महसूस कर रही हूँ। इसी तरह रात के सन्नाटे में दोनों माँ बेटी अंजलि और सुनीता एक दूसरे के विपरीत मुंह किए गहरे ख्यालों की उलझन में बेखबर हो गई। और फिर हमेशा की तरह सुबह ने अंगड़ाई ली। जब अंजलि की आंखें खुली तो उसने देखा कि सुनीता उसके बगल में लेटी उसी को बेहद ममतामयी सूरत से देख रही है, जैसे वो कहना चाह रही हो कि बेटी आंखें खोलो और दुनिया को एक अलग नज़र से देखो। वहीं अंजलि बेबसी और कांपती हुई लबों से अपनी माँ को निहारती रही। कुछ देर के बाद सुनीता ने उठकर नाश्ता बनाया और अंजलि के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगी, मगर तुमने अपने जहन में धीरज के लिए जो जहर पाल रखा है उसे निकाल कर फेंक दो। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम बेटी हो उनकी। और हाँ, मैं ऑफिस निकल रही हूँ, नाश्ता लगा है, कर लेना। उसके बाद सुनीता ने अंजलि के माथे को चूमा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि बस मन ही मन कह रही थी, माँ मेरी भी बात समझो, कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें कि मुझ पर क्या गुजर रही है। सुनीता ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही टेबल पर अपना बैग रखा उसके मोबाइल में रिंग होने लगी। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहा तो सामने से आवाज़ आई, सुनीता मैम बोल रही हैं? सुनीता ने कहा, हाँ मैं सुनीता बोल रही हूँ। आप कौन? सामने से आवाज़ आई, मैम मैं गौतम बोल रहा हूँ, धीरज सर के ऑफिस से। सुनीता ने गौतम का नाम याद करने की कोशिश की। दिमाग पर थोड़ा जोर डालने के बाद उसे याद आ गया और सुनीता ने कहा, हाँ गौतम, आप तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो ना, बोलिए मुझसे क्या बात करनी है। दूसरी तरफ से गौतम ने कहा, मैम ये बात मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता, क्या आप मुझसे मिल सकती है? सुनीता ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, खैर अभी तो मैं बिज़ी हूँ, आप दोपहर के 1 बजे लंच टाइम में आ जाइए। गौतम ने ठीक है मैम कहा और फ़ोन रख दिया। दूसरी ओर धीरज सुनीता के घर पहुंच गया। अंजलि ने डोर लेन से जब धीरज को देखा तो वो बेहद घबरा गई। उसने हिम्मत जुटाते हुए दरवाज़ा खोला तो धीरज मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया और कहा, बेटी तुम खामखा मुझे गलत समझती हो, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। तुम अभी बच्ची हो, पापा हूँ तुम्हारा, मुझसे क्यों डरती हो? अंजलि ने झट से अपना दुपट्टा उठाया और ओढ़ लिया। धीरज ने कहा, पानी नहीं पिलाओगी मुझे? अंजलि चुपचाप किचन गई और जग में पानी लेकर आ गई। धीरज ने गिलास में पानी लिया और पीने लगा और पीने के बाद बोला, वाह तुम्हारे हाथों का पानी भी अमृत है। बेटा मैं तुम्हारे लिए वो ड्रेस लाया था ना, पहनकर नहीं दिखाओगी मुझे? अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके इस तरह की बेहूदगी का जवाब कैसे दे और उसने कहा, आपने पानी पी लिया और कुछ चाहिए? धीरज ने कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा आराम करना था, कुछ देर के बाद चला जाऊंगा। अंजलि ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चली गई। वो सोचने की मुद्रा में बैठ गई। तभी धीरज उसके रूम में आया और बोला, अंजलि जब तुम सब समझती हो तो इतना नाटक क्यों करती हो? मेरा यकीन करो कुछ भी नहीं होगा। अरे मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। इतना कहने के बाद वो अंजलि के बगल में बैठ गया और उसकी कमर में हाथ डालकर दबाने लगा। अंजलि का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ा और खुद से अलग कर दिया और चिल्लाकर बोली, आप जाते हैं यहाँ से कि नहीं? जाइए वरना मैं पड़ोस वालों को बुला लूँगी। धीरज ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मगर साफ साफ सुन लो बच्ची कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज नहीं तो कल तुम खुद मुझे वो दोगी जो मुझे चाहिए, वरना तुम दोनों माँ बेटी का वो हाल करूँगा कि तुम लोग कहीं की नहीं रहोगे। इतना कहने के बाद धीरज वहाँ से निकल गया और अंजलि डर से कांपती रही। वहीं सुनीता को फ़ोन करने वाला शख्स सुनीता के ऑफिस के बने डाइनिंग रूम में पहुँच चुका था। उसे देखते ही सुनीता ने कहा, हाँ गौतम बोलो। गौतम ने कहा, मैम उस रोज़ जब आप धीरज सर के ऑफिस से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि एक बात है जो आपको बता दूं। सुनीता ने कहा, हाँ बताओ ना क्या बात है? गौतम ने कहा, मैम 2 महीने पहले की बात है। हमारे ऑफिस में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया था और एक दिन वो धीरज सर के ऑफिस से भागती हुई बाहर आई
और वो बहुत रो रही थी और उसके 4 दिन के बाद ही उसने नौकरी छोड़ दी। सुनीता ने कहा, गौतम तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। गौतम ने बात जारी रखते हुए कहा, मैम मैंने जब उस लड़की से पूछा था तो उसने मुझे बताया था कि धीरज सर ने उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और उसके साथ जिस्मानी होना चाहते थे। वो उसे अपने केबिन में बुलाते थे और उससे उल्टी सीधी बातें करते थे और तरह तरह के प्रपोजल रखते थे। मैम उस लड़की ने बताया कि वो ऐसी हरकत करते थे कि कोई भी असहज हो जाए, किसी को भी शर्म आ जाए, मगर सिर्फ इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की क्योंकि उसमें उसकी भी बदनामी होती। सुनीता ने बेहद नाराज़ होते हुए कहा, तो ये बात करनी थी तुम्हें मुझसे? तुम्हारी बातों में अगर ज़रा भी सच्चाई है तो जाओ धीरज से सीधे जाकर बात करो या उस लड़की से कहो कि वो जाकर धीरज से बात करे। गौतम ने आराम से समझाने वाले शब्दों में कहा, सुनीता मैम मैंने आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आप धीरज सर की वाइफ हैं। वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। सुनीता ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे कान भरने के लिए ये सब बातें बता रहे हो। मेरे मन में मेरे पति के खिलाफ जहर घोल रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे पास किसने समझ बुझाकर भेजा है, पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी गौतम के ये हथकंडे तुम कहीं और आजमाना। अगर दोबारा से ऐसी हरकत की तो धीरज से कहकर तुम्हें भी नौकरी से बाहर करवा दूंगी। चलती हूँ मैं। इतना कहने के बाद सुनीता उठी और सीधे अपने केबिन में चली गई और उसने धीरज को फ़ोन किया। धीरज ने जैसे ही फ़ोन उठाया सुनीता ने कहा, कहाँ हैं आप? दूसरी ओर से धीरज ने कहा, अरे अंजलि बिटिया से मिलने आया था। मैंने सोचा तुम घर में होंगी तो मिलकर ही ये खुशखबरी दूंगा, मगर तुम निकल चुकी थी। सुनीता ने पूछा, कैसी खुशखबरी? इस पर धीरज ने कहा, अरे मेरी प्यारी सुनीता, मेरी बड़ी बेटी पूजा का रिश्ता तय हो गया है, वही बताना था। मगर अंजलि ने पूरा मूड ख़राब कर दिया तो मैं निकल गया वहाँ से। इसके बाद सुनीता ने फ़ोन रख दिया। शाम हो गई थी। सुनीता खामोश कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसकी पड़ोसन निर्मला ने उसे रोका और कहा, अरे सुनीता बहन कैसी हो? सुनीता ने एक हल्की सी मुस्कान दी तो उस निर्मला ने कहा, सुनीता बहन कुछ दिनों से ना तुमसे मुझे एक बात कहनी थी। सुनीता ने कहा, हाँ कहो। निर्मला ने कहा, सुनीता तुम मेरी बेटी आरती को तो जानती हो ना? सुनीता ने हाँ कहा तो निर्मला ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरी बेटी आरती की एक बहुत अच्छी दोस्त है श्वेता, और श्वेता पूजा की अच्छी दोस्त है। वही पूजा जो धीरज की बेटी है। सुनीता ने पूछा, तो? इस पर निर्मला ने कहा, मुझे मेरी बेटी आरती बता रही थी कि श्वेता और तुम्हारे पति धीरज का कुछ चक्कर चल रहा है। ज़रा सोचो, वो उसकी बेटी की दोस्त है, उसकी बेटी की उम्र की। इस पर सुनीता ने कहा, निर्मला तुम्हें ऐसी सुनाई सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग वो नहीं कहते जो वो देखते हैं, लोग वो कहते हैं जो वो सोचते हैं। रिश्तों को बदनाम करना लोगों की आदत है। खैर फिर मिलती हूँ, अभी मैं चलती हूँ। सुनीता ने दरवाजे की बेल बजाई तो मायूस से चेहरे से अंजलि ने दरवाज़ा खोला। सुनीता ने उसकी तरफ देखा और सीधे एक रूम में जाकर बैठ गई और लोगों की बातों पर यकीन करने की नाकाम कोशिश करने लगी और फिर सोचती हुई सो गई। दूसरी ओर अंजलि को एहसास होने लगा था कि वो एक बेहद घिनौनी उलझन में उलझ गई है। उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वो किसी को भी बता नहीं सकती थी, और जिसको वो बता सकती थी वो उसे समझ नहीं रही थी। इसी कश्मकश के जाल में फंसकर उसने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने अपने बहते हुए आंसुओं को रोका, कांपते लबों और थरथराते हाथों से कलम उठाया और एक कागज़ में लिखने लगी, प्यारी माँ, मैं जानती हूँ कि मेरे पापा एक बुरे इंसान थे, मगर सच तो ये है कि ये धीरज उनसे कहीं ज़्यादा बुरा इंसान है। जब कभी ये अकेले में मेरे साथ होता है उस वक्त मुझे घुटन होती है। हर बार ये मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, अपने गंदे हाथों से मुझे छूता है। लेकिन आपको ना तो कुछ नज़र आता है, ना आप मेरी बात पर यकीन करेंगी, क्योंकि उसने आप पर जादू कर रखा है। आप उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार तो देख पाती हैं, मगर वो हवस नहीं देख पाती जो मेरे लिए उनके मन में है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? लेकिन ये दुनिया छोड़कर जब मैं चली जाऊंगी तब आप यकीन ज़रूर करेंगी। जब आप मेरी लाश देखेंगी ना, तब आपको मेरी हर बात याद आएगी। आपकी अंजलि। खत लिखने के बाद अंजलि बेबसी के आखिरी मुहाने पर पहुंचकर अपने पलंग पर लेट गई और ऊपर घूमते हुए पंखे को एकटुक घूरने लगी। रात गुजरी और जब सुबह ने दस्तक दी तो सुनीता की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि वो बैठे बैठे ही सो गई थी। सुनीता ने एक लंबी जमाई ली और उठकर किचन की तरफ गई। उसने फ्रिज से पानी निकालकर पिया और अंजलि के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने देखा अंजलि अपने बेड पर नहीं है। फिर उसने बिखरे हुए कपड़ों को उठाया और अलमारी में रख दिया। उसके बाद जैसे ही एक साइड घूमी उसकी नज़र अंजलि के टेबल पर गई। उसे एक डायरी के नीचे दबा हुआ एक कागज़ दिखाई दिया। उस कागज़ का सिर्फ वही हिस्सा दिख रहा था जिसमें लिखा था, आपकी प्यारी बेटी अंजलि।
उसने कागज़ को उठाया और जैसे ही उसने अंजलि के सुसाइड नोट को पढ़ा, उसके होश फाख्ता हो गए। वो बेचैनी से कांप उठी। उसने भाग भाग कर घर का सारा रूम चेक किए। अंजलि को घर में नहीं पाकर वो रोने लगी और तभी उसने देखा कि अंजलि वॉशरूम से एक उदास सी शक्ल में बाहर आई। अंजलि को देखकर सुनीता को मानो जिंदगी मिल गई। वो भाग कर गई और उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और रोती हुई बोली, अंजलि, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बेटा? ये तुम क्या कहने जा रही थी? तुमने अपनी जान लेने की सोची भी कैसे? बोलो बेटा, तुम अपनी जान लेना चाहती थी? क्यों बेटा, क्यों? बोलो। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस इंसान को आप मेरा पिता बनाकर लाई हैं और चाहती है कि मैं उसे अपना पिता मान लूं, वो मुझ पर गलत नज़र रख रहा है। वो मुझे बार बार शारीरिक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये सब बातें मैं आपसे आकर नहीं कहूँ तो फिर किससे कहूँ माँ? और जब आप भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती तो मैं क्या करूँ? मैं रोज़ रोज़ मरकर जी रही हूँ। क्या करूँ माँ? मुझे और सहन नहीं होता। सुनीता बस रोती जा रही थी। उसने कहा, मैं अभी जा रही हूँ बेटा उसके पास। तू चिंता मत कर। खबरदार, जो आइंदा से करने की सोची भी तो मैं भी अपनी जान दे दूँगी। उसके बाद वो सीधा धीरज के ऑफिस पहुँच गई और उससे पूछा, धीरज, मैंने आप पर इतना भरोसा किया और आप मेरी बेटी के साथ? धीरज ने चौंकते हुए उसे बीच में ही रोक कर कहा, क्या? मैं अंजलि के साथ छेड़खानी करता हूँ? अपनी बेटी को मोलेस्ट करता हूँ? उसके बाद वह सामने भगवान की मूर्त के पास रखी गीता को अपने हाथ में लेकर कहता है, सुनीता, मैं इसकी कसम खाकर कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। तुम मुझे इस झूठ के लिए छोड़कर जाना चाहती हो ना, तो जाओ। पुलिस में कंप्लेन करना चाहती हो ना, बेशक करो। मुझे बदनाम करना चाहती हो ना, वो भी करो। लेकिन भगवान के लिए मुझसे ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम के लिए सफाई मत मांगो। सुनीता, मैं दो बेटियों का बाप हूँ। मेरी एक बेटी का विवाह होने वाला है और अंजलि कहती है कि मैंने उसके साथ ऐसी जलील हरकत की। उसके बाद धीरज की आंखों में आंसू भर आए। उसने लरजते हुए आवाज़ में कहा, हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ, मगर मैंने तुम दोनों को पूरे दिल से अपनाया है। हाँ, मैं उससे मिलने जाता हूँ, लेकिन बस इसलिए कि उसके छोटे से दिल में मेरे लिए जगह बन सके, उसकी ज़िंदगी में एक बाप की कमी पूरी हो सके इसलिए। और वो मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है, इन सब का ये सिला दे रही है। सुनीता, तुम एक काम करो, एक चाकू लो और मेरे सीने के आर पार कर दो, लेकिन भगवान के वास्ते मुझ पर ऐसे घिनौने और बेबुनियाद इल्ज़ाम मत लगाओ सुनीता। कम से कम तुम तो मत लगाओ। मैं दुनिया से लड़ लूँगा, लेकिन तुम अगर अपनी नज़रों से गिरा दोगी तो मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँगा सुनीता, मैं मर जाऊँगा। हैरत होती है कि वो ऐसा भी कर सकती है। सुनीता, वो महज एक 17 साल की बच्ची है, उसे तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इतना गिरा हुआ, इतना जलील हरकत कर सकता हूँ? कैसे? इतना कहने के बाद उसने सुनीता की तरफ पीट कर टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर रोने लगा। उसकी बातों से सुनीता का दिल भी पिघल गया। जैसा कि धीरज चाहता था, उसने पीछे से धीरज के कंधे पर हाथ रखा। धीरज के चेहरे पर एक अलग ही शैतानी मुस्कान छा गई, मगर सुनीता देख नहीं पाई, क्योंकि जब वो घूमा तो वहीं आंसुओं वाला चेहरा उसके सामने था। सुनीता की आंखों में उसने अंधविश्वास के आंसू भर दिए थे। लेकिन तभी सुनीता के पास उसकी कज़न गीता का फ़ोन आया। सुनीता ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से गीता की हड़बड़ाई हुई आवाज़ आई, कहाँ हो सुनीता? सुनीता ने कहा, क्या हुआ गीता? गीता ने फिर से कहा, सुनीता, क्या तुम धीरज को लेकर मेरे ऑफिस आ सकती हो अभी? देखो, मना मत करना वरना बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। सुनीता ने पूछा, गीता, आखिर बात क्या है? गीता ने कहा, सुनीता, बस तुम धीरज को लेकर आ जाओ, मैं सब बताती हूँ। सुनीता ने ओके कहकर फ़ोन रख दिया और धीरज को साथ लेकर गीता के पास निकल गई। वहाँ गीता अपने ऑफिस के बॉस और उसकी बीवी के साथ घबराई सी खड़ी थी। तभी धीरज और सुनीता वहाँ पहुँच गए। धीरज ने वहाँ पहुँचते ही कहा, सुनीता, आखिर बताओगी मुझे यहाँ किस लिए लाई हो? इससे पहले कि कोई कुछ कहता, गीता के बॉस की पत्नी ने कहा, हाँ, यही वो आवाज़ है, इसी ने मुझे कॉल किया था। सुनीता ने गीता की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है गीता? गीता ने कहा, मैं क्या बोलूँगी, मैडम ही बताएंगी। इस पर उसके बॉस की पत्नी रेनू ने कहा, कल रात में किचन में थी, इस आदमी ने मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि मेरे पति का चक्कर उनकी ऑफिस एम्प्लॉय गीता से चल रहा है और मैं उन पर नज़र रखूं। लेकिन मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूं, अपने पति को जानती हूं कि वो कैसे इंसान है, इसलिए इन दोनों को आमने सामने पूछने के लिए यहाँ बुला लिया। धीरज ने आगे बढ़कर रेनू से पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? इस पर रेनू ने अपने पति की तरफ देखकर कहा, वो इसी की आवाज़ थी। इसके बाद गीता ने सुनीता से कहा,
सुनीता, ये आदमी हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है। इसने रेनू मैम को फ़ोन किया और कहा कि उनके पति और मेरे बीच अफेयर चल रहा है। इस पर सुनीता ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कह रही हो गीता? इस पर उसके बॉस की बीवी रेनू ने कहा, हाँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो इसी आदमी की आवाज़ थी। इसके बाद धीरज गुस्से में बोलता है, ये क्या बकवास है? कोई आदमी आपको फ़ोन करके बेहुदा मजाक करने की कोशिश करता है, उसमें मैं बीच में कहाँ से आ गया? और गीता, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। गीता ने सुनीता से कहा, सुनीता, मेरी बात सच है। मैं पहले ही समझ गई थी कि ये घटिया हरकत यही आदमी कर सकता है, इसलिए मैंने तुम दोनों को साथ में बुलाया। धीरज ने सबकी ओर देखा और बोला, सब बकवास है। उसके बाद धीरज ने गीता से मुखातिब होते हुए कहा, मुझे पता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं और सुनीता एक दूसरे से शादी करें, इसलिए हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती रहती हो। बीच में टोकते हुए गीता की मैम रेनू ने कहा, देखिए, ये सब आप लोगों का आपसी मैटर है, इसमें मेरी फैमिली को क्यों ला रहे हो? धीरज ने कहा, मैडम देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको किसने फ़ोन किया। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल गीता खेल रही है क्योंकि वो अपनी बहन से जलती है। इस पर गीता ने गुस्से से कहा, तुम एक निहायत ही घटिया इंसान हो। इस पर सुनीता भड़क उठी और गीता को आंखें दिखाती हुई बोली, गीता, ये मेरे पति हैं और आइंदा से ज़बान संभाल कर बात करना। इस पर धीरज ने कहा, सुनीता, भगवान का शुक्र है कम से कम तुम इनके बहकावे में नहीं आ रही हो। मुझे तो लगता है कि ये सब मिलकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। शायद इन लोगों ने ही अंजलि के दिमाग में भी कचरा भरा है। इस पर गीता ने सुनीता से कहा, सुनीता, तुम अंधी हो रही हो, इस इंसान ने तुम्हारी आंखों में। उसे रोकते हुए सुनीता ने कहा, बिल्कुल नहीं गीता, मैं अंधी नहीं हूँ, बल्कि अब तो मुझे सब साफ साफ नज़र आ रहा है। तुम बार बार मेरे और धीरज के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हो, और ये एक बार नहीं हुआ है, ये दूसरी बार हम दोनों के बीच जहर घोलने की कोशिश कर रही हो तुम। इस पर धीरज ने आगे बढ़कर सुनीता से कहा, हाँ सुनीता, याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि वो कार में घर छोड़ने वाली बात। सच तो ये है कि यही मुझ पर डोरे डाल रही थी, इसी ने मुझे बुलाया था और अब पूरी बात ही घुमा दी। इस पर गीता ने जैसे ही सुनीता से कुछ कहने के लिए हाथ उठाया, धीरज ने आगे बढ़कर कहा, जो भी है, इनसे मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं, चलो यहाँ से सुनीता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल गए। सुनीता घर पहुँच चुकी थी और अंजलि को नज़रअंदाज करते हुए सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि ने अपनी माँ को देखते ही टोक कर कहा, क्या हुआ माँ? सुनीता ने अपने चेहरे में बिना किसी प्रकार के भाव लाए कहा, बड़ी हो जाओ अंजलि और ये सब हरकतें बंद कर दो। अंजलि ने हैरत से अपनी माँ को देखा और कहा, आप फिर से उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रही हैं माँ? आप अंधी हो रही हैं माँ? सुनीता ने अंजलि की बाह को पकड़कर और हिलाकर कहा, तुम चाहती क्या हो? छोड़ दूँ उन्हें, जाने दूँ उन्हें? क्या मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है? तुम हर वक्त अपने बारे में ही क्यों सोचती हो? इस पर अंजलि ने कहा, माँ, आप आईने में सिर्फ वो देख रही हैं जो आप देखना चाहती हैं। आप वो तो देख ही नहीं रही हैं जो असलियत है। सुनीता ने कुछ नहीं कहा और अपने रूम की तरफ चली गई और अंजलि एक गुमनाम से डर में वहीं खड़ी सोचती रही कि इस अंधेरे से माँ को रोशनी में कैसे लाऊं। अंजलि अपने रूम में चली गई और अपने बेड पर लेटी सोचती रही कि वो क्या करे। अगर वो उसका विरोध करती है तो वो उसकी माँ का जीना हराम कर देगा। अगर वो जान देती है तो उसकी माँ भी जान दे देगी। उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था, धीरज के सामने आत्मसमर्पण कर देने का। उसकी सोच बिना किसी अंत के बस उसके दिमाग में गर्दिश कर रही थी और थकी हुई निगाहें नींद की गोद में समा गई। अगले ही पल वो हड़बड़ाकर उठी, लेकिन उस अगले ही पल में सारी रात गुजर गई थी। उसने देखा सामने टेबल में नाश्ता लगा हुआ है। उसने जब समय देखा तो सुबह के 8 बज चुके थे। वो समझ गई कि माँ जा चुकी है। वो आहिस्ता से उठी और वॉशरूम में जाकर ब्रश करने लगी। उसने मुंह पर पानी मारा ही था कि डोरबेल बजने लगी। उसने दरवाजे में झांक कर देखा तो धीरज बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंजलि ने दरवाज़ा खोल दिया। धीरज ने अंदर आते ही दरवाजे को पुनः बंद कर दिया और अंजलि को देखते हुए कहा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बात मान ली? नहीं ना, मानेगी भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है। अंजलि ने डर से पीछे हटते हुए कहा, तुम एक बहुत ही नीच इंसान हो। इस पर धीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब कहने का क्या फ़ायदा अंजलि? अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सच से समझौता कर लो। और सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इतना कहने के बाद धीरज उसकी कमर को पकड़कर उसके गले के पास कानों के सामने अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा। अंजलि की धड़कनें बेतहाशा बढ़ने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंजलि महसूस कर रही थी कि वो आदमी उस पर हावी हो रहा है। उसके हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके सीने पर जाकर रुक गए। वो मूरत सी खड़ी बस लंबी सांसें भर ले रही थी। धीरज उसके करीब और करीब होते जा रहा था।
आखिर उसने अंजलि को पूरी तरह अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने लगा। उसने अंजलि के फ़्रॉक का पीठ वाला चेन खोल दिया। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अंजलि ने उसे एक ज़ोर का धक्का दिया और कहा, खबरदार, पीछे हटो, बंद करो अपनी ये हवस की भूख, मुझे छूने की कोशिश मत करो। धीरज ने उसके बालों को ज़ोर से पकड़ा और कहा, बेटा, जब तुम जान ही गई हो कि तुम्हें इसी सच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो कम से कम ये नाटक तो बंद करो, वरना याद है ना मैंने क्या कहा था, तुम और तुम्हारी माँ दोनों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अंजलि डर और गुस्से से इधर उधर ताक रही थी। उसने देखा सामने एक कैंची पड़ी है। उसने झट से उसे उठाया और चिल्ला कर कहा, क्या करोगे? हाँ, हद से ज़्यादा तुम मुझे या मेरी माँ को ख़त्म कर दोगे ना? लेकिन अभी तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी। धीरज झट से पीछे हट गया और पीछे हटते हुए कहा, इतनी गर्मी, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सोचने के लिए तुझे एक दिन की मोहलत भी दे रहा हूँ। मैं कल फिर से आऊँगा, तैयार रखना खुद को। तो अब कली नहीं, पूरी फूल है और उस फूल की खुशबू तो मैं ही लूँगा, समझी? मुझे पूरा यकीन है कि कल जब तुम दरवाज़ा खोलोगी तो तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे में खूबसूरत सी मुस्कान होगी। इतना कहने के बाद धीरज बाहर निकल गया। अंजलि ने झट से दरवाज़ा बंद किया और अपने दोनों हाथों को अपने सर में लिए बैठ गई। उसके बाद वो उठी और सामने टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाकर चेक किया कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई। इसके बाद उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और घर आने के लिए कहा। कुछ देर में सुनीता घर आ गई और उसने अंजलि से पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी अर्जेंट में क्यों बुलाया मुझे? अंजलि ने कहा, हाँ तो माँ, अगर आप धीरज को बुलाएंगी तो वो आएगा खाने में। सुनीता ने कहा, हाँ क्यों नहीं आएंगे, अगर मैं बुलाऊंगी तो ज़रूर आएंगे। लेकिन बेटा, अगर तुम उन्हें पापा कहकर बुलाओगी तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अंजलि ने कहा, हाँ माँ, सही कहा आपने। अब तक तो आप सिर्फ सुनती आई थी और आप सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं करती हैं। आज देख भी लीजिए कि पापा रोज़ अपनी बेटी के साथ क्या करते हैं। इतना कहने के बाद अंजलि ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो सुनीता को दिखा दिया। सुनीता ने वीडियो देखा और अवाक रह गई। धीरज पर उसके विश्वास के सारे महल एक बार में ही धराशायी हो गए। वो उसी मुद्रा में दीवार से फिसलन खाती हुई ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखों से बेजार आंसू बहने लगे। अपनी माँ की हाल देख अंजलि भी वहीं ज़मीन पर बैठ गई और आगे बढ़कर अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी और कहा, माँ, ये वो सच है जो मैं रोज़ जीती हूँ। सुनीता ने अंजलि के गालों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी की पीड़ा को समझ नहीं पाई। मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अंजलि ने अपनी माँ के आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ, आपकी गलती नहीं है, आप तो ईमानदारी से रिश्ता निभा रही थी। सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए जिसने रिश्तों को बेजार किया। माँ, अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डर नहीं माँ। सुनीता ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर से अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उसके बाद सुनीता ने धीरज को फ़ोन किया और घर आने के लिए कहा। कुछ देर में धीरज घर पहुंच चुका था और उसके बेल बजाने पर अंजलि ने ही दरवाज़ा खोला। धीरज ने उसे देखते ही कहा, हेलो बेटा, कैसी हो? उसके बाद उसने अंदर दाखिल होते हुए कहा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सुनीता, क्या बन रहा है खाने में? सुनीता आंखें लाल और चेहरे में गुस्से का भाव लिए धीरज को देखने लगी। धीरज ने उसे इस तरह देखकर पूछा, क्या बात है सुनीता, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कहीं इस अंजलि ने फिर से तो कुछ नहीं कह दिया ना? उसके बाद धीरज पीछे खड़ी अंजलि की ओर घूमा और कहा, अंजलि, क्या कहा तुमने अपनी माँ से? उसे क्यों बार बार डिस्टर्ब करती रहती हो तुम? सुनीता आगे बढ़ी और उसने अपनी ओर घुमाकर एक जोर का तमाचा मारा। धीरज भौंचक्का रह गया। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, सुनीता। सुनीता ने गुस्से से उसे दो तीन तमाचे और जड़ दिए। धीरज ने अपने बचाव और गुस्से में सुनीता का हाथ पकड़ लिया। इस पर अंजलि ने उसे धकेलते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी माँ को छूने की कोशिश की। धीरज ने सुनीता का हाथ छोड़ा और चिल्लाकर कहा, यह क्या चल रहा है सुनीता? क्या पट्टी पढ़ाई है तुम्हें इस अंजलि ने? सुनीता ने कुछ नहीं कहा और गुस्से में हुंकारते हुए वो वीडियो धीरज को दिखाने लगी। धीरज धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसके चेहरे पर खौफ के बादल छाने लगे। उसने डरते हुए जैसे ही कहा, सब झूठ है। सुनीता ने एक और जोर का तमाचा और जड़ दिया। धीरज झट से बाहर की दरवाजे की ओर भागा और कहने लगा, मुझसे उलझने की कोशिश कर रही हो तुम दोनों, छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। अगर ये वीडियो क्लिप किसी को दिखाई या मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो जीना हराम कर दूंगा मैं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से उल्टे पैर भाग गया। सुनीता ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और दोनों ही भावुकता में रोने लगी। दूसरे दिन धीरज की बीवी सुनीता के घर आई और रोती हुई कहने लगी, सुनीता बहन, प्लीज़ ये केस वापस ले लो।
पुलिस मेरे पति को हर जगह तलाश रही है। देखो, मेरी बेटी पूजा की शादी होने को है। अगर रिश्तेदारों को ये बात पता चली तो हमारी तो नाक कट जाएगी। मेरी बेटी पूजा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान के वास्ते ये शिकायत वापस ले लो। ऐसा मत करो, सुनीता कुछ कहती इससे पहले अंजलि ने अपनी माँ और धीरज की बीवी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, माँ, आंटी, उस इंसान ने बहुत दिनों तक मुझे तड़पाया है, खेला है मेरे साथ, और ये बात मैं बाहर जाकर किसी से कह भी नहीं सकती थी। लेकिन आज मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है। अब मैं ये शिकायत वापस नहीं लेने वाली। उस इंसान ने जो घटिया हरकत की है मेरे साथ, उसकी सज़ा तो उसको ज़रूर मिलेगी। वो ना तो एक अच्छा इंसान है और ना ही एक अच्छा पिता। और अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ना जाने और कितनी लड़कियों के साथ वो ऐसी हरकत करेगा। हो सकता है कि ये सब किसी और घर पर भी हो रहा होगा। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे और आगे जाकर मेरे साथ क्या होगा, इसकी परवाह किए बिना मैं ये सब कुछ खुद अदालत में जाकर बताऊंगी। शायद मेरी वजह से समाज के वो लोग भी सामने आएंगे जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है। धीरज ने कुछ दिनों तक पहचान और पहुंच के बल पर दोनों माँ बेटी को बहुत डराने की कोशिश की, मगर इस बार माँ बेटी पहाड़ की तरह अड़िग थी। और एक दिन आखिरकार धीरज पुलिस की गिरफ्त में आ गया और एक काबिल वकील ने अंजलि के केस को अपने हाथों में ले लिया और धीरज को उसके किए गए कारनामों की सज़ा दिलवाई। अंजलि और सुनीता अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई दिशा देने में जुट गई और उस दिन के बाद से सुनीता दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बेटी, अपने खून अंजलि पर करने लगी है।